Hello everyone, welcome to ISNet. Welcome to the day one of UPSC Prelims MCQ Solving Master Class. ठीक है, इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस होल मास्टर क्लास is designed entirely based on the previous year questions inspirations, right? Second, to take the benefit of this master class, you have to practice the MCQs on daily basis as per the instructions, as per the things we will learn during this 3 days masterclass. Okay. Third, in this masterclass, we will focus on top 5 traps and techniques that are needed to solve the MCQs. There are a lot of other techniques also, which we will discuss in the final course. Because this is a free masterclass of 3 days, so within 3 days, we can discuss only 5 strategies. We cannot इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर. ठीक है, तो उसके लिए आपको फुल कोर्स करना पड़ेगा, जहां पे आपको रिमेनिंग की करीब 50-60 तो यूनिवर्सल टेक्निक्स हैं, और हर सब्जेक्ट की करीब करीब हर सब्जेक्ट में जो ट्रैप्स होते हैं, यानी जहां जिस टॉपिक पे किस तरीके से यूपीएससी ट्रैप करती है, वैसे हर सब्जेक्ट के अराउंड 70-80 ट्रैप्स वो है ना. ऑल आर इंस्पायर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर टॉपिक्स ओनली. ठीक है, तो इस मास्टर क्लास में हम सिर्फ 5 टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे. तो शुरू करते हैं मास्टर क्लास को. ठीक है, देखो, फर्स्ट इज द कॉग्निटिव शिफ्ट. देखिए, फर्स्ट मास्टरिंग द यूपीएससी प्रीलिम्स, इसके लिए आपको चाहिए क्या? कॉग्निटिव शिफ्ट. कॉग्निटिव का मतलब रीजनिंग स्किल्स. ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में कॉग्निटिव का मतलब रीजनिंग, माइंड की एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ द माइंड टू क्वेश्चन द थिंग्स, टू रीजन द थिंग्स. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन. ठीक है, इस एग्जाम का ट्रू नेचर क्या है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे बढ़ाएंगे. शुरू करेंगे एकदम बेसिक से, कि जिससे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ में आए कि इस एग्जाम का नेचर क्या है. उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली वी विल मूव टू ईच एंड एवरीथिंग. नाउ द प्रीलिम्स इज अ टाइम बाउंड टेस्ट of what? Of decision making, where marks are produced by how accurately you read, you interpret, you compare, you eliminate, and finally mark under pressure. In one line, I have tried to explain the nature of this examination. That is, under pressure. Pressure किस चीज का? Under time pressure. How accurately you read, analyze, eliminate, and mark. That is ultimately what we say, decision making. This exam is not the test of your knowledge. Rather, this exam is the test of the aptitude that is required to become a civil servant. Because एक सिविल सर्वेंट को प्रेशर के अंदर डिसीजंस लेने होते हैं. ठीक है, विद द लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैज विद हिम. यहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है? आपकी नॉलेज, टाइम. ये है लिमिटेड रिसोर्सेज, और इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर यू हैव टू टेक द राइट डिसीजंस. This is the job of a civil servant, right? And if you are applying for this job, then definitely they will test that thing only in you. It is a misconception that UPSC tests the knowledge in prelims examination. No, they are actually testing the aptitude. The core difficulty is not about knowing the topics, but handling
qualifier logic, polarity shifts, scope limits, and feasibility constraints embedded in the statements. These are the things that UPSC deliberately puts in the MCQs, which they want to test whether you are able to identify and eliminate them or not. Improvement comes from disciplined cognitive behavior, not just from adding more books or sources. देखिए आप यहां पे जो आपके कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है ये तो आपको लेनी ही लेनी है, प्लस यू हैव टू डिजाइन योर बिहेवियर एज पर जॉब डिमांड्स. सो दिस इज द एग्जामिनेशन डिजाइंड इन दैट वे ओनली. आपकी जो जॉब में आपका जो एप्टीट्यूड जो आपका माइंडसेट रिक्वायर्ड है ना उसी माइंडसेट को टेस्ट कर रहे हैं ये लोग इस प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर. नाउ ब्रेकिंग द सिलेबस इल्यूजन. देखिए ये एजम्पशन है कि हम खूब सारी बुक्स पढ़ लेंगे, हम खूब सारे नोट्स पढ़ लेंगे, खूब सारी कोचिंग्स कर लेंगे, क्रैश कोर्सेज कर लेंगे, टेस्ट सीरीज लगा लेंगे तो हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी. नो, देखो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन. दिस प्रिपरेशन हैज टू पार्ट्स. वन इज द कॉन्सेप्ट्स नॉलेज एंड सेकंड इज द टेक्निक. The things that you were already doing from years is only the one section of this preparation. The second section was completely ignored by almost everyone from years. Not even a single coaching institute is also providing this thing. But this is the second most important part of this preparation, without which clearing this exam becomes a phenomena of luck. But this exam is not cleared by luck, it is cleared by scientific technique. So in this class we will learn that only. The syllabus illusion is that as many books we read we will qualify the exam, but the reality is you need knowledge plus technique. ठीक है. नाउ deconstructing the challenge. Let us understand the anatomy of an MCQ. कि एक MCQ को डिजाइन कैसे किया जाता है अब वो अंडरस्टैंड करते हैं. देखो there are 6 pillars of MCQ performance. First is the reading precision. रीडिंग प्रिसीजन में क्या होता है कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे आप कितने प्रिसाइजली उसको रीड कर रहे हो. क्या आप सिर्फ उसको अपनी आंखों के सामने आकर के और जाने दे रहे हो. देखिए होता क्या है कि जब हम प्रेशर में होते हैं ना तो अब मान लो सामने वर्ड लिखा हुआ है ऑलवेज. व्हेन वी आर अंडर प्रेशर, जब एग्जाम में हम 30, 40, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद हम जब हमारा दिमाग पूरी तरह से थक चुका होता है उस टाइम पे क्या होता है हमारी आईज तो इसे कैच कर लेती हैं, आईज कैच कर लेती हैं, लेकिन हमारा ब्रेन इसे स्किप कर देता है. व्हाई? बिकॉज द ब्रेन हैज टू सेव द एनर्जी. The brain has to save the energy. That is why brain हमारा deliberately कुछ words को skip कर देता है. इसीलिए first thing हमारी क्या होनी चाहिए? Reading precision, detecting the qualifiers, polarity words, scope boundaries before forming a judgment. ठीक है. इन qualifiers को, इन polarity words को हमें identify करना है while we are reading the question. So at whatever stage we are in the prelims, like we are in the first half of the prelims or we are in the second half of the prelims, wherever we are at present, we have to read the question very accurately, even the 100th question itself. Because आपने अगर read ही गलत किया
रीडिंग के टाइम पे अगर आपने एक आधा वर्ड भी स्किप कर दिया तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका वहीं पर ही, फिर आप उसको सही कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। सेकंड इज द इंटरप्रिटेशन इंटेग्रिटी, मतलब डिराइविंग मीनिंग स्ट्रिक्टली फ्रॉम व्हाट इज प्रिंटेड विदाउट एडिंग अजम्पशंस। स्टेटमेंट में जितना लिखा है सिर्फ उतना ही समझना है और उतने को ही समझ के सोच के आंसर देना है। अपनी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन वहां ऐड नहीं करनी। वट एवर इज रिटन इज फाइनल। इसके ऊपर आपको एक वर्ड भी नया ऐड नहीं करना। ठीक है, मैं आई एम अगेन रिपीटिंग, जो लिखा है जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है, बस उतना ही फाइनल है। उसके ऊपर आपको एक नया सिंगल वर्ड भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करना आपने, क्योंकि जो फेमिलियर टॉपिक्स होते हैं ना, जो टॉपिक्स हमने पढ़ रखे होते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। इसीलिए कई बार हम कहते हैं ना कि यार मैं तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराया। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो टॉपिक हमने पढ़ रखे होते हैं ना, वहां ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है कि हम अपनी तरफ से भी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करते जाते हैं उसमें। बट वो नहीं करना है। देखिए, यूपीएससी का पेपर इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके अंदर लिखी हुई हर एक लाइन इज अ लीगल लाइन, इज अ लीगल वर्डिंग। सो जो लिखा है सिर्फ उसी के बेस पे आपको आंसर देना है। यू डू नॉट हैव टू ऐड इवन अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड। ठीक है। द थर्ड इज कंपैरिजन डिसिप्लिन, सेपरेटिंग सिमिलर स्टेटमेंट्स बाय फोकसिंग ऑन एग्जैक्ट डिफरेंसेस। देखिए, कई बार क्या होता है कि यूपीएससी आपको दो सिमिलर स्टेटमेंट्स दे देती है एकदम लिखने दिखने में। होता क्या है उसमें, एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। उसी माइनर से डिफरेंस को पहचानना, ठीक है, ये हमें प्रॉपर सीखना पड़ेगा। कंपैरिजन डिसिप्लिन। द फोर्थ इज एलिमिनेशन डिसिप्लिन, यूजिंग द स्ट्रक्चर्ड लॉजिक, नॉट जस्ट योर मेमोरी। मेमोरी को इसलिए यहां अवॉइड करने बोल रहे हैं बिकॉज मेमोरी अगर ज्यादा यूज करोगे तो आप अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन ऐड करने लगोगे उसमें। इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्ड लॉजिक यूज करना है, नॉट जस्ट द मेमोरी टू डिस्कार्ड द ऑप्शंस। फिर है डिसीजन स्टेबिलिटी, मेकिंग आंसर्स रैशनली, नॉट बेस्ड ऑन पैनिक, डाउट और ईगो। पैनिक में या डाउट में या ईगो में मार्क नहीं करना, हर ऑप्शन को रैशनली मार्क करना है। नेक्स्ट इज द बिहेवियरल रेवोल्यूशन, मेंटेनिंग द सेम क्वालिटी ऑफ रीजनिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन टू द लास्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी जो रीजनिंग, जो आप दिमाग जो यूज करोगे, वो आपको मेंटेन करके चलना है टिल दी 100th क्वेश्चन। ठीक है। नाउ व्हाई रॉन्ग आंसर्स हैपन। अब ये समझते हैं कि हम आंसर्स गलत क्यों करके आ जाते हैं। व्हेन यू नो द टॉपिक, जब आपको टॉपिक आ रहा होता है उसके बाद भी क्यों गलत करके आ जाते हो। फर्स्ट इज द मिस रीडिंग एरर्स, योर ब्रेन स्किप्स अ कंट्रोलिंग वर्ड लाइक नोट और ओनली। ठीक है, हमारा ब्रेन जो है वो कुछ वर्ड्स को स्किप करने की कोशिश करता है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ अवर ब्रेन, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन दैट इट वांट्स टू सेव द एनर्जी। और एनर्जी सेव करने के लिए वो डेलिबरेटली कुछ वर्ड्स को स्किप करता चलता जाता है। लेकिन विद प्रैक्टिस हम इस चीज को रिमूव कर सकते हैं। वी कैन ट्रेन अवर ब्रेन टू प्रोसेस ईच एंड एवरी वर्ड रिटन। सेकेंड इज द assumption filling. Your mind adds information that is not there based on familiarity. We have already talked about it. Familiarity bias. A known term triggers reflex acceptance without checking the details. जैसे ही एक नॉन टर्म आती है हमारे सामने, एक नॉन टॉपिक आता है हमारे सामने, हम उसके ऊपर फटाफट आंसर मार्क करने की कोशिश करते हैं विदाउट चेकिंग द माइन्यूट डिटेल्स इन द क्वेश्चन। देखिए, ये यूपीएससी को भी पता है कि आप क्या पढ़ के आए होगे और क्या नहीं पढ़ के आए होगे।
सारे कोचिंग के नोट्स उनके पास भी हैं, सारी बुक्स उनके पास भी हैं, उनको भी पता है कि मार्केट में क्या पढ़ाया जा रहा है, उनको सब पता है कि आप क्या पढ़ के आए होगे और क्या नहीं पढ़ के आए होगे। तो जो आप पढ़ के आए हो ना, वो उसी के अंदर आपको सबसे ज्यादा ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पे चलता है फेमिलियरिटी बायस। उनको पता है कि मैक्सिमम एस्पायरेंट्स जैसे ही फेमिलियर टॉपिक आएगा उसके अंदर वो उसको एकदम लाइटली लेने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही वो उसे लाइटली लेंगे वो उसकी माइन्यूट डिटेल्स को वहीं पे स्किप कर देंगे, और ये उनकी बनेगी सिली मिस्टेक। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। फिर है ओवर थिंकिंग। यू इन्वेंट कॉम्प्लेक्सिटीज इन अ सिंपल क्वेश्चन आउट ऑफ सस्पिशन। देखो, ओवर थिंकिंग तो करनी ही नहीं। मतलब जो जितना आपको ऑप्शन में लिख के दिया है सिर्फ उतना ही पढ़ना है और उतना ही समझना है, उतने का ही मीनिंग निकालना है। इधर उधर से कुछ भी लाके अपना नहीं जोड़ना, कोई उसको ओवर थिंक नहीं करना, कोई उसको डीप डाइव नहीं करना। एकदम जनरल रखना है चीजों को, एकदम सुपरफिशियल रखना है चीजों को, ठीक है ना। बिल्कुल भी डीप डाइव नहीं करना। फियर ऑफ नेगेटिव मार्किंग। आपको कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको आता होता है, बट क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ये इसको मैं नेगेटिव ना कर दूं, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हो। बट अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ते तो शायद आप उसको कर लेते। ऐसा जनरली उन क्वेश्चंस में होता है जो हमने सुने नहीं होते, या जो थोड़े लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। उनके अंदर हम क्या कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, इसमें नेगेटिव होने का चांस है तो इसको छोड़ दो। ऐसा नहीं करना। देखो, उस क्वेश्चन को पढ़ो, जो ट्रिक्स हम सीखेंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें अप्लाई करते चले जाओ। हो सकता है आपको उसका आंसर सही पता चल जाए। बिना ट्राई करे कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। इसके बाद होता है पैटर्न गेसिंग। अंडर फटीग योर ब्रेन लुक्स फॉर आंसर्स पैटर्न्स इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग। ये बहुत होता है। जब हम थक जाते हैं बहुत, जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं हो रहा मेरे से, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ABCD का पैटर्न ढूंढने लगते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, फिर 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 हम पैटर्न्स ढूंढने लगते हैं। ऐसे यूपीएससी कभी एग्जाम को सेट नहीं करते। यूपीएससी क्या, कोई भी एग्जामिनेशन बॉडी इस तरीके से एमसीक्यूज को कभी सोच के सेट नहीं करती कि इसके अंदर कोई पैटर्न बने। यह बात उनको भी पता है कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वो उसमें पैटर्न्स कभी नहीं डालते। नाउ, एमसीक्यू एज अ साइंटिफिक स्ट्रक्चर। देखो, हर एमसीक्यू का ना एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आपको पढ़ना होता है, उसका स्टेम देखना होता है, यानी कि द इंस्ट्रक्शन कंट्रोल। मतलब कि इसमें क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। सबसे पहले आपको इसका देखना है स्टेम, फिर आपको देखनी है इसकी थीम। थीम यानी कि वो किस सब्जेक्ट से है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक अपना थॉट प्रोसेस है। इस चीज को हम कोर्स के अंदर डिटेल में करेंगे। मास्टर क्लास में हम सब्जेक्ट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, सब्जेक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे कोर्स में। फिर इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना होता है उसके अंदर ट्रैप, कि इसमें क्या ट्रैप है। जैसे कि क्वालिफायर स्वैप तो नहीं किया हुआ, स्कोप शिफ्ट तो नहीं है, मैंडेट एग्जेजरेशन तो नहीं है। ये हम इसी क्लास में देखेंगे इनको। और लास्ट में होता है हमारा लॉजिकल आंसर, नॉट अ रैंडम गेस, द लॉजिकल आंसर। ठीक है। नाउ, अडॉप्ट। देखो, पॉलिटी के अंदर मोस्टली वो आपको या तो मैंडेट बेस्ड पूछेंगे
या आपको पूछेंगे कि किसी पर्टिकुलर बॉडी की अथॉरिटी क्या है, उसका जुरिस्डिक्शन क्या है, या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटोरी है। इकोनॉमी के अंदर वो आपको डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट के ऊपर पूछते हैं कि जैसे ए की वजह से बी होगा या बी की वजह से ए होगा। वो आपको इंसेंटिव्स पूछेंगे, नेसेसरी वर्सेस सफिशिएंट कंडीशंस पूछेंगे आपसे। ज्योग्राफी के अंदर वो आपको प्रोसेस लॉजिक पूछेंगे, नेचुरल वेरिएबिलिटी पूछेंगे और स्पेटियल टेम्पोरल पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। एनवायरनमेंट के अंदर वो आपका टेस्ट करने की कोशिश करेंगे वेदर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन, द फिजिबिलिटी ऑफ एनी बॉडी और द ट्रीटी वर्सेस डोमेस्टिक लॉ। आप ये चीजें आइडेंटिफाई कर पा रही हो, यानी जनरली एनवायरनमेंट के क्वेश्चन उस पे होते हैं। फिर साइंस एंड टेक के अंदर वो आपसे मैकेनिज्म, कंस्ट्रेंट्स, फिजिबिलिटी और एग्जेजरेशन बना के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। नाउ द स्ट्रेटेजिक टूल किट, frameworks for precision and stability. Now let's learn the discipline. Now, 4 step trap dissection protocol. फर्स्ट होता है स्टेम लॉक करना, फिर होता है क्वालिफायर स्कैन करना, फिर होता है फिजिबिलिटी मैंडेट चेक करना और लास्ट में होता है ऑप्शन इंजीनियरिंग को चेक करना। देखो स्टेम चेक के अंदर आपको देखना है कि यू हैव टू कंफर्म द क्वेश्चंस पोलैरिटी, कि वो आपसे करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है। इनकरेक्ट और नॉट करेक्ट बोथ आर द सेम, बट यूपीएससी डेलिबरेटली इस टर्म को ज्यादा यूज करती है बिकॉज इट कंफ्यूजेस फॉर 5-10 सेकेंड्स, और ये टर्म हमारा 5-10 सेकेंड किल करती है अननेसेसरी। इसके बाद होता है क्वालिफायर स्कैन, यानी कि कहीं पे ओनली तो नहीं लिखा, कहीं पे ऑल तो नहीं लिखा, कहीं पे नेसेसरीली तो नहीं लिखा, कहीं पे कैनॉट तो नहीं लिखा। ये होते हैं क्वालिफायर्स, इनको देखना होता है। ऐसा नहीं है कि इनको देख के सीधा वहां पे रॉन्ग करके आ जाना जहां ये होंगे, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं जैसा यूट्यूब पे बोला जाता है, दैट इज रैंडम गैसिंग। हम रैंडम गैसिंग की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ साइंटिफिक टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। देखिए इन वर्ड्स के ऊपर ना ज्यादा ध्यान देना होता है किसी भी स्टेटमेंट में, और इसी के ऊपर सोचना होता है। सपोज उन्होंने लिख दिया ऑल, अब स्टेटमेंट में कुछ भी दिया हो, आपको बस ये सोचना है कि वेदर दैट कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल और नॉट। इफ दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल देन दैट स्टेटमेंट इज राइट, अदरवाइज दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये मतलब होता है क्वालिफायर्स का। ये मतलब नहीं होता कि जहां ऑल देखा और क्रॉस मार्क करा है, ठीक है, वो रैंडम गैसिंग है। साइंटिफिक लॉजिकल जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, आप सोचो कि क्या ये कॉन्सेप्ट सब पे एप्लीकेबल है तो सही है, अगर नहीं है, एक भी एक्सेप्शन आपको ध्यान आ रहा है तो गलत मार्क कराओ। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको इस तरीके से सोचा जाता है। ठीक है। फिर फिजिबिलिटी मैंडेट चेक, जो वो क्लेम उसके अंदर कर रहे हैं क्या वो क्लेम रियल है। भाई वो उसके अंदर जो भी दावा कर रहे हैं स्टेटमेंट में कि ऐसे से ऐसा होता है, कि इससे ये होता है, क्या ये रियल में होता है। यू हैव टू चेक द फिजिबिलिटी एंड इट्स मैंडेट। मैंडेट मतलब अगर कोई बॉडी है, कोई गवर्नमेंट बॉडी है, उसकी पावर्स क्या हैं, उसकी अथॉरिटीज क्या हैं, और वो अथॉरिटीज उसे कहां से मिलेंगी, बाय लॉ। ठीक है। जैसे कि कोई अगर रेकमेंडेशन वाली बॉडी है, तो अगर मान लो उसके ऊपर लिख दिया है कि वो एनफोर्स भी कर सकती है। देखिए एनफोर्स करना इज अ मेजर थिंग, रेकमेंड करना इज अ माइनर थिंग। रेकमेंड तो हर इंस्टीट्यूशन कर सकता है, लेकिन एनफोर्स हर कोई नहीं कर सकता। टू मेक एन इंस्टीट्यूशन एनफोर्स एनीथिंग, दे इट हैज टू बी बैक्ड बाय अ लॉ। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद होता है ऑप्शन इंजीनियरिंग चेक, कंपेयर ऑप्शंस क्लोजली, eliminate based on absolute clauses you might have missed।
ऑप्शंस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना और उसमें कुछ भी स्किप नहीं करना। कुछ भी अगर छूट गया तो आंसर हो जाएगा गलत। नाउ कुछ देखते हैं एमसीक्यूज को, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में क्या होता है। मैंडेट वर्सेस पावर में देखो, बॉडीज पावर इज डिफाइंड बाय इट्स फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर स्टैट्यूट, नॉट इट्स नेम। नेम के ऊपर कभी नहीं जाना, हमेशा उस पे जाना कि वो बॉडी किस लॉ के अंडर फॉर्म हुई है। ठीक है, वहां से उसकी क्या डिराइव होती है, पावर। और द क्रूशियल डिस्टिंक्शन इज बिटवीन द पावर टू इंक्वायर, रेकमेंड एंड द पावर टू एनफोर्स। एनफोर्सेबिलिटी मस्ट बी एक्सप्लिसिटली ग्रांटेड। एनफोर्सेबिलिटी को क्या होता है, एक्सप्लिसिटली ग्रांट किया होना चाहिए बाय अ लॉ, क्योंकि एनफोर्स करना एक बड़ी चीज होती है। तो कोई भी बॉडी एनफोर्समेंट के लिए तभी एलिजिबल है अगर उसको बाय अ स्पेशल लॉ ये पावर दी गई है। तो देखो क्वेश्चन देखो, इफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड इन अ स्टैट्यूट एज अ ट्राइब्यूनल, its decisions are necessarily applicable only to the Supreme Court of India. Now, फर्स्ट इसके अंदर वर्ड आ गया नेसेसरीली, सेकंड आ गया ओनली। यानी कि किसी ट्राइब्यूनल के जो डिसीजंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे ही एप्लीकेबल है, नहीं ट्राइब्यूनल कहीं भी हो सकता है। तो ये यहां पे इसके मैंडेट के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, यहां जो इसका मैंडेट है, सॉरी यहां पे जो इसकी पावर है वो गलत दिखाई हुई है। A statutory commission that has the power to inquire and recommend can by itself enforce compliance through binding directions unless such power is expressly provided by a law. ठीक है, the jurisdiction of a statutory tribunal can be expanded, restricted or modified by an ordinary law subject to constitutional limits. ठीक, इसमें भी कैन भी आ गया और लॉ की बात कर रहा है। The existence of a constitutional body automatically implies that the scope of its power cannot be altered by parliament through a constitutional amendment. भाई अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसमें अगर कुछ अमेंड करना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही तो करेंगे, और ये बोल रहे हैं उसके थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगी। So the answer becomes A3 only. ठीक है, देखो फर्स्ट में ट्रैप क्या था, नेसेसरीली एंड ओनली। सेकंड में क्या था, मैंडेट को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया। थर्ड सही है। फोर्थ में क्या है, ऑटोमेटिकली कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। ठीक है, यहां पे कैन नॉट बी ऑल्टर्ड ये गलत था, यहां होना चाहिए था कैन बी ऑल्टर्ड। ठीक, अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी और लिक्विडिटी के ऊपर क्या होता है, सेंट्रल बैंक कैन चेंज द रूल्स बट इट कैनॉट फोर्स अ स्पेसिफिक बिहेवियर फ्रॉम अ बैंक। देखिए सीआरआर और एसएलआर, इसके वो रूल तो क्या कर सकते हैं, फोर्स, लेकिन इसका बिहेवियर दे कैन नॉट फोर्स। मतलब
वो इसकी परसेंटेज को फिक्स कर सकती हैं कि इतना तो आपको रखना ही रखना है, और ये बैंक्स को मानना भी पड़ेगा। लेकिन वो बैंक्स का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते कि उनकी मर्जी बैंक इसको एसएलआर को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना चाहता है, या वो गोल्ड लेना चाहता है, या अपने पास कैश रखना चाहता है। ये बैंक की अपनी मर्जी है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ द बैंक। ठीक है, बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, रूल को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, a rise in CRR reduces banks' lendable resources even if the policy repo rate remains unchanged. सही है। Reduction in the statutory liquidity ratio (SLR) necessarily increases banks' holdings of government securities. देखो, यहां पे बात हो रही है रूल की, और यहां बात हो रही है बैंक के बिहेवियर की। तो आरबीआई बिहेवियर को नहीं कर सकता। Open market operations can affect durable liquidity conditions in the banking system. A standing deposit facility, when accessed by banks, can absorb liquidity without recurring collateral to be provided by banks. ठीक है, the answer is 134 only. ठीक, देखो इकोसिस्टम और नेचुरल प्रोसेसेस में क्या होता है कि यहाँ पे ये बहुत बड़े बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे किसी भी चीज को डायरेक्टली बोल पाना बहुत मुश्किल होता है, एब्सोल्युटली किसी भी चीज को बोल पाना बहुत मुश्किल होता है, यूनिफॉर्मली किसी भी चीज को बोल पाना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। ये कॉम्प्लेक्स और वेरिएबल सिस्टम्स हैं, दे आर नॉट रिजिड एंड डिटर्मिनिस्टिक। स्टेटमेंट दैट इम्पोजेस यूनिफॉर्म, आइडेंटिकल और अ फिक्स्ड यूनिवर्सल रूल्स, उनके ऊपर थोड़ा सोचना जरूर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। Ramsar designation by itself imposes a uniform and identical domestic legal status to all designated sites across the contracting parties. नहीं, uniform and identical. Waterlands can act as net greenhouse gas source or net sinks depending on हाइड्रोलॉजी, वेजिटेशन एंड मैनेजमेंट इंटरवेंशंस। यहां पे वेरिएबिलिटी की बात करी गई है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। मैंग्रोव्स रिक्वायर हाई सैलिनिटी एज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड कैन नॉट परसिस्ट if salinity falls below a fixed threshold. No, mangroves can grow in fresh water also and can survive in saline water also. Peatlands store substantial carbon primarily because decomposition is constrained under waterlogged and low oxygen conditions. ठीक है, तो फर्स्ट डे के अंदर फर्स्ट मास्टर क्लास में इतना ही। अब सेकंड मास्टर क्लास यानी कि कल की क्लास में हम देखेंगे इनको और डिटेल में। ठीक है, कल की क्लास में हम टेक्निक्स को थॉरली सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, आप ये चीज पूरा डिटेल में सीखोगे कोर्स के अंदर। कोर्स के अंदर हमने दो चीजों पे बात करी हुई है। कोर्स के अंदर आपको मिलेंगी मेनली दो चीजें। एक आपको इसके अंदर मिलेगी यूनिवर्सल टेक्निक, जो कि है अराउंड 60 के आसपास, प्लस आपको सब्जेक्ट वाइज भी दो चीजें मिलेंगी, टॉपिक्स ट्रैप्स प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रिक्स, या रादर वी कैन से
टेक्निक्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निक्स। ठीक है, ये आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।